एलपीजी मोदी जी समस्या का समाधान की दिशा में, देश का समस्या के समाधान की दिशा में वो एकदम एलपीजी की तरह गायब हो गए हैं या गैस की तरह उड़ गए हैं। यहाँ इजराइल और ईरान लड़ रही है, यहाँ मोदी जी विपक्ष से लड़ रहे हैं, उनसे क्या लड़े। तो ये एक अजीब सी प्रवृत्ति है। पार्लियामेंट में वो संबोधित भी कर रहे थे और मैंने उसमें साफ तौर पर देश के लोगों को ये यहाँ तक कह दिया, कोरोना में जिस तरह से लोगों ने सहयोग किया था उस तरह से सहयोग की उम्मीद कर। कोरोना की बात यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। यहाँ के वर्तमान में क्या है, ये अतीत की बात ज्यादा करते हैं। गनीमत वो नेहरू जी के तक नहीं गए। रेल बजट पर आपने क्या कुछ अपने क्षेत्र के लिए रखा है? रेल बजट में ये भी देखने को मिल रहा है कि जितना मतलब कैंसिलेशन का है टाइमिंग होगा उसमें 50% की देखिए मैं रेल बजट में मैंने ये कहा कि इन्होंने 2.78 लाख करोड़ का बजट इन्होंने बनाया है। कैपेक्स में भी इन्होंने काफी 10,000 करोड़ रुपया बढ़ाया है, लेकिन आज भी सुविधाएं वैसी है। सरकार बोलती है कि सारी व्यवस्था पटरी पे है और जनता बोलती है कि मेरी ट्रेन किस पटरी पे है। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ सुखदेव भगत जी हैं, कांग्रेस से सांसद है। सर, जिस तरह से देखिए पूरा का पूरा विपक्ष जो है एलपीजी को लेकर आज संसद के अंदर प्रदर्शन कर रहा है और देश के अंदर काफी एलपीजी समस्या को लेकर लोग परेशान हैं, सड़कों पर लोग लंबी लाइनों में खड़े हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे वो? जैसे एलपीजी लोगों को नहीं मिल रहा है, वैसे मोदी जी एलपीजी मोदी जी समस्या का समाधान की दिशा में, देश का समस्या के समाधान की दिशा में वो एकदम एलपीजी की तरह गायब हो गए हैं या गैस की तरह उड़ गए हैं। पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ। कहने का मतलब इस गंभीर मसले में मैं लगातार इस बात को कहता रहा कि क्योंकि जो संकट है ना किसी सत्ताधारी दल का या विपक्ष का नहीं है, ये सत्ताधारी दल या किसी पार्टी का नहीं है, ये पूरे देश का संकट है। जब पूरे देश का संकट है तो समाधान की दिशा में एक सामूहिक प्रयास होता है। सामूहिक पहल, सामूहिक प्रयास, सामूहिक संवाद ही मैं समझता हूँ इसके एक निदान की दिशा में एक कदम होता है। लेकिन यहाँ इजराइल और ईरान लड़ रही है, यहाँ मोदी जी विपक्ष से लड़ रहे हैं, उनसे क्या लड़े। तो ये एक अजीब सी प्रवृत्ति है और पूरी लोकतांत्रिक पद्धति या संसदीय परंपराओं में बड़ा अजीब सा लगता है आज के दिन में कि हम लोकतंत्र को कहाँ ले जा रहे हैं, संवाद को हम खत्म कर रहे हैं। जो आपसी एक संबंध है और संवाद जो है उस चीज को हम कम करते जा रहे हैं, उसकी दूरी बढ़ती जा रही है। तो ये हम कर सकते हैं आज, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी जो हमारा है, अगर गैस की हम बात करें तो 2 दिनों का है और 80 लाख टन हमारा प्रतिदिन प्रयोग में आता है। और जो स्टेट ऑफ हार्मोज में जो स्थिति है, ये अलग बात है कि अभी अब थोड़े नॉर्मल हुए हैं, लेकिन इसका एक दूरगामी परिणाम होगा, कोई एक दिन की बातें नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है उसका वायलेशन हुआ है और ऑयल का सेक्टर हो और उनका सेक्टर, उन पे भी अटैक हुआ है। तो ये संकट तो आना स्वाभाविक है जी। अब ये क्या है कि मोदी जी ने संकट के बारे बतलाया, लेकिन समाधान क्या होगा या हम क्या स्टेप लेने जा रहे हैं, कैसे हम राहत देंगे, उसके बारे में मोदी जी तो इतनी लंबी मौन लगा देते हैं। मैं समझता हूँ कि वन वे होता ना कि वन वे ट्रैफिक की तरह अपनी बात रख दी है, क्या होगा, क्या करना चाहिए उसके बारे में वो मौन है। सर, पार्लियामेंट में वो संबोधित भी कर रहे थे और मैंने उसमें साफ तौर पर देश के लोगों को ये यहाँ तक कह दिया, कोरोना में जिस तरह से लोगों ने सहयोग किया था उस तरह से सहयोग की उम्मीद कर। देखिए मैं समझता हूँ कि मैंने ये कहा कि कोरोना की बात यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। यहाँ के वर्तमान में क्या है, ये अतीत की बात ज्यादा करते हैं। गनीमत वो नेहरू जी के तक नहीं गए। इसमें भी ये नहीं बोल गए कि जो अगर मिडिल ईस्ट का बात या वेस्ट एशिया में जो दिक्कतें आ रही है और नेहरू जी के कारण हुआ, ये तो गनीमत नहीं बोले। तो ये तो हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि इसमें भी नेहरू जी को ले आएंगे। एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ, पूरी जो आज भी एक संशय की स्थिति है, आप इजराइल क्यों कह रहे हैं, वेरी नेक्स्ट डे लड़ाई हो जाती है। ईरान से इतने अच्छा संबंध थे, वो एक गैप हो गया, मतलब असमंजस वाली स्थिति, वो भी ना आप पे विश्वास कराया ना आपके इजराइल आप पे विश्वास कराने वाली स्थिति। और वाजपेयी जी के जो उनकी नीति थी मिडिल ईस्ट में, उनके विपरीत आप जा रहे हैं। तो अगर कुल मिला के हम देखें तो ये हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने भाषण में आश्वासन दिया, समाधान नहीं दिया है। सर, रेल बजट पर आपने क्या कुछ अपने क्षेत्र के लिए रखा है? और रेल बजट आया और इस रेल बजट में ये भी देखने को मिल रहा है कि
जितना मतलब कैंसिलेशन का है टाइमिंग होगा उसमें 50% की देखिए मैं रेल बजट में मैंने ये कहा कि इन्होंने 2.78 लाख करोड़ का बजट इन्होंने बनाया है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग रेशियो देखे तो वो कह सकते हैं ना कि बिक्री खूब हुई लेकिन अब पता चला कि आमदनी शून्य है, ये स्थिति है। कैपेक्स में भी इन्होंने काफी 10,000 करोड़ रुपया बढ़ाया है, लेकिन आज भी सुविधाएं वैसी हैं, अदालत है लोगों की। और ये हम कह सकते हैं कि जैसे इन्होंने, मैं बतलाऊं, और जहाँ तक आपने झारखंड की बात की, पता नहीं झारखंड के साथ इतना सौतेला व्यवहार किया मैंने मान की है पिछली बार मान के गुमला में रेल कनेक्टिविटी के बारे, क्योंकि अगर पूरे ईस्टर्न जोन की बात करें तो परमवीर चक्र विजेता का वो गृह जिला है, अल्बर्ट एक्का जी का है। फिर वहाँ अगर हम हनुमान जी अंजनी धाम में हनुमान जी की माता जी के वहाँ जन्म स्थल है। फिर वहाँ शिव जी का है, टांगीनाथ है। आदिवासियों की जो सृष्टि जो वहाँ से जिसको कहा जाता है ककड़ो लता, सिरासिता नाले का भी है। बॉक्साइट कितने ये है, मतलब एक सब मानक को पूरा करते हैं। ये मौन हो जाते हैं, पता नहीं झारखंड से इतना सौतेला क्यों, उसके बारे में मैंने बातें की। फिर बाबा नगरी देवघर में जो जाने के वंदे भारत को एक्सटेंड किया जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन झारखंड का तो अवहेलना के मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कंसेशन वगैरह बहुत सारी चीजें थी वो पुनः लागू करना चाहिए। और पिछली बार एक बात मैं बताऊं कि जो कैग का रिपोर्ट, मेरा रिपोर्ट नहीं था, कैग का रिपोर्ट है, आपको वॉश बेसिन में पानी नहीं, शौचालय में पानी नहीं, और 1,08,26 आपके आवेदन पड़े थे उसके बारे में, तो उनके बारे में ये मौन है। तो ये हम इन्होंने क्या किया कि एक बड़े वर्गों के लिए उन्होंने, जैसे बड़ी बड़ी चीजें थे, स्मार्ट बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी टाइप का, उन्होंने वंदे भारत टाइप बड़ी बातें की। लेकिन आम लोग जो है भारत के, जो सफर करते हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा चौथा नेटवर्क ये है, और 15 मिलियन टन प्रतिदिन वो माल ढोती है, और यहाँ करीब हम से 1-2 करोड़ से ज्यादा लोग सफर करते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है। लेकिन उस अनुपात में जो सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं है। मेरा ये मानना है कि, और अभी कल ये कैंसिलेशन वाली मैं आपको बात करता हूँ, जो पहले था कि अब तो नहीं 72 घंटा पहले करो, फिर प्लेटफॉर्म टिकट जितने दाम बढ़ गया, तो गरीबों के पेट पे लाठी इन्होंने मारा है। और ये एक बात मैं जरूर कर दूं कि ये कहते हैं कि हमने पूरे को मॉडर्नाइज किया है, वाईफाई से कनेक्ट किया है। प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊं, जैसे आपको मैं दिखला रहा हूँ कि आप स्टेशन चले जाएंगे तो लोग देखेंगे ऐसे ऐसे मोबाइल ऊपर रख के 360 डिग्री में घूमते रहते हैं। भाई मेरे मोबाइल में वाईफाई तो थोड़ा नेटवर्क इस प्रकार की तरह बात हो जाए, ये स्थिति है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, सरकार बोलती है कि सारी व्यवस्था पटरी पे है, और जनता बोलती है कि मेरी ट्रेन किस पटरी पे है। मेरी ट्रेन किस पटरी पर। सर एक सवाल आखिरी लेता हूँ आपसे कि हम जैसे देखते हैं, हमारे चैनल पर काफ़ी बार खबरें चली हैं कि जैसे जमशेदपुर में और टाटा नगर के बीच की बात करें, पूरे झारखंड में जैसे ट्रेन पैसेंजर ट्रेन काफ़ी लेट हो जाती है, मालगाड़ी को क्या सिग्नल दे दिया जाता है, और पैसेंजर ट्रेन जो है घंटों खड़ी रहती है। मैंने ये कहा कि सरकार मुनाफा कमाने के प्रति सुविधाओं से मतलब नहीं है। और जिस लेट की बात कही अभी, तो ये स्थिति मैंने तो ये भी देखा है कि अगर ट्रेन टाइम से आ जाए तो लोग सेल्फी नहीं लेने लगते हैं, सेल्फी लेके लोग बतला कि ट्रेन टाइम से आई है। एक बार पता चला, एक बात में वाक्य मैं बता रहा हूँ, एक ट्रेन जिसका टाइम था 8 बजे 7 बजे पहुंच गई। लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए, और लोग तो ड्राइवर को लोग सोचा माला पाना है, पता चला कि भाई ये तो 24 घंटे लेट है, वो जो आज आ रहा था वो कल मतलब आई है। ये स्थिति हालात अभी हो गई है। लेकिन कुल मिला के हम क्या है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि परिस्थितियां या प्रॉब्लम रहता है, सरकार अगर संवेदनशील नहीं हो और उसको दूर करने की दिशा में कार्रवाई ना करे, रूटीन वर्क में ले, वहां पे परेशानी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।